हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर के दोनों के कंट्रीज के बीच में 13 राउंड ऑफ टॉक हुई। हमारे जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट निकल करके नहीं आया। अब ये डिस्कशन को क्यों चल रहा है, इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो तो आपको पता ही होगा कि लास्ट जून 2020 में हमारे इंडिया और चाइना के जो मिलिट्री है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज में काफ़ी इशू देखने को मिला और लास्ट में जाकर के ये डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर इस साल के शुरुआत में जनवरी मंथ से स्टार्ट हुआ कि जो भी हमारी बॉर्डर एरियाज है उनको हम एंड करेंगे, उनके ऊपर पीस और स्टेबिलिटी लाने की आवश्यकता है, नीड है। इसी को लेकर के ये टॉक्स चल रही हैं, लेकिन ये जो 13 राउंड ऑफ टॉक्स हुई इसमें कोई भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं लेकर निकल करके आया। इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज दिए कि किस तरीके से हम हमारी ये जो बॉर्डर एरियाज है इसको सोल्व कर सकते हैं, जो इश्यूज हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो चाइना है वो इस पॉइंट्स को, जो भी इंडिया ने अपनी तरफ से आइडियाज दिए, जो भी अपनी तरफ से पॉइंट्स रखे, उनको चाइना जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की दोनों कंट्रीज ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो लद्दाख एरिया है उस एरिया में डिप्लॉय किया जाए आर्मी, और ज़्यादा आर्मी की जो नंबर्स हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। तो ये देखो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है, जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम्स है। देखो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन ज़्यादा सही होने की आवश्यकता है, नहीं तो एक कंट्रीज़ का जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक जो भी पैसा है, जो मनी है, वो हमेशा से अपनी सिर्फ बॉर्डर को सेव करने में, सिक्योर करने में और सिर्फ वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल को अपॉइंट करने में ही ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए जो भी हमारे रीजनल एरियाज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन होने चाहिए। ये इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ में जो चाइना है उसके इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट में जो पाकिस्तान है, मेजरली इनके साथ में जो हमारे रिलेशन है वो ज़्यादा सही नहीं है। इसके अलावा जो म्यांमार वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, आप देखोगे उस एरिया में भी जो इंसर्जेंसी है वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो म्यांमार हैं उसके साथ में भी कुछ इशू देखने को मिले, क्योंकि इंडिया ने बैन करने के बाद में भी वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कश्मीर को लेकर के है। कश्मीर में एक दिन में 4 जगह गन फाइट देखने को मिली और 5 आर्मी मैन और 2 मिलिटेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई। देखो ये आर्टिकल और इस आर्टिकल को अभी जो हमने डिस्कस किया, इन दोनों आर्टिकल से एक बात ये पता चलती है कि इंडिया को ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज में इश्यूज हैं, इंडिया का जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर भी इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी जो एक मेजर इशू है इंडिया के लिए, इसीलिए इंडिया ये चाहता था कि जो टेररिज्म है वो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पर टेररिज्म को पनाह नहीं देनी चाहिए। उस एरिया में अगर टेररिज्म डेवलप हुआ तो इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल है उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बोला है कि जो भी हमारी स्पेस पॉलिसी है उसको लेकर के गवर्नमेंट अपना क्लैरिफिकेशन लेकर के आई, ताकि जो अदर सेक्टर्स हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के दोनों मिल करके कंट्रीब्यूशन के साथ में इस एरिया में वर्क करें। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसके लिए, स्पेस पॉलिसी के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको फाइनलाइज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेज नंबर 2 से यहां पर देखिए, ये जो आर्टिकल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, देश का मेंटोर। इस आर्टिकल में ये जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इसमें 9 to 12 के जो चिल्ड्रन हैं उनको, ऐसा यूथ जिन्होंने अपने एरिया में कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनको कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाए जाएंगे, बच्चों के, चिल्ड्रंस के, उन चिल्ड्रन के ग्रुप में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा और वो जो पर्सन है उन ग्रुप को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा फ्यूचर के बारे में, किस किस तरीके से वो किस एरिया में जा सकते हैं, किस एरिया में अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, उन सब के लिए उनको गाइडेंस दी जाएगी। तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जो दिल्ली सरकार है, वैसे उनकी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। वो चाहते हैं कि जो भी स्कूल का करिकुलम हो उसमें इस तरीके से चेंजेस किए जाएं कि स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक बुक्स को है उनको याद करना, उनका
एक तरीके से एजेंडा नहीं है। वो चाहते हैं कि स्टडी इस तरीके से हो कि जब बच्चा 12th के बाद में बाहर निकले तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है वो भी टाइम के साथ डेवलप हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर आप पोल्यूशन को लेकर के एक तरीके से जो वेस्टेज घर से निकलता है उसको लेकर के इस आर्टिकल को देख सकते हो कि जो नॉर्थ बॉडी है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा घर जहाँ पर नॉन सेग्रीगेटेड वेस्ट होगा, मतलब ग्रीन जो कचरा होगा, ग्रीन वेस्टेज या इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, सब कुछ एक जगह मिक्स नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। और जो अलग अलग जो कचरा पात्र होते हैं उनमें उनको डंप करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, चाहे हाउस होल्ड लेवल पर हो या फिर कमर्शियल लेवल पर हो, तो उनके खिलाफ में काम किया जाएगा, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है ताकि लोगों में एक हैबिट डेवलप हो कि कौन सा कचरा किस कैटेगरी में आता है और कौन सा कचरा किस तरीके से उनको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तभी डेवलप हो पाएंगी तब उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी। और ये जो आर्टिकल है उसको आप अवेयरनेस रिलेटेड से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 से, और ये भी दिल्ली सरकार से ही रिलेटेड है। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, एक मिनट। देखो, ये जो आर्टिकल है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर के दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बायोडिकम्पोजर डेवलप किया है उसको लास्ट ईयर भी यूज़ किया था, और इस साल लास्ट ईयर लगभग 2000 एकड़ में इसको यूज़ किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 4000 एकड़ तक के जो एप्लीकेशंस हैं वो गवर्नमेंट को अचीव हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। इससे क्या पता चलता है कि लोगों के जो अवेयरनेस जैसे जैसे हम क्रिएट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, पहले पता ही नहीं था कि स्टेबल बर्निंग से क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो, किस नए प्रोसीजर के तहत जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लेकर के आए, जो फार्मर्स हैं वो इसकी तरफ क्या हुए, इंक्लाइन हुए, ज़्यादा जैसे ज़्यादा इस चीज़ को अपने जो फार्म लैंड है उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन निकल करके आए हैं। जो इसमें एक तरीके से जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है फार्मर्स का, वो भी काफ़ी कम हो गया है। जो ड्यूरेशन है, इस तरीके के जो भी स्टबल है उनको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता था, मतलब फार्म को दोबारा से तैयार करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता था, वो भी काफ़ी कम हो गया है। जो एक तरीके से और भी कुछ फार्मर्स का बहुत सारा जो मनी इन्वेस्ट होता था इन सब चीज़ों में, वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो फार्मर्स को हर तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि बायोडिकम्पोजर का यूज़ करके ही जो भी ये राइस स्टेबल है उनको ख़त्म किया जा सके, जो ना सिर्फ फार्मर्स के लिए अच्छा हो बल्कि उसके साथ साथ जो फार्म लैंड है उसके लिए भी अच्छा हो, और किसी भी तरीके का जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, पेज नंबर 7 पर। ये जो आर्टिकल है वो अभी आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक रिपोर्ट 6th असेसमेंट रिपोर्ट इसकी पब्लिश हुई थी। और इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब बारिश होगी तो बहुत हैवी बारिश होगी, गर्मी गिरेगी तो बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जो विंटर है वो टाइम के साथ एक्सटेंड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी की तरफ चेंज होता जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आप हीट वेव्स को ले सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। प्रेजेंट टाइम के अगर टेम्परेचर को अगर हम देखें 2011 से 2020 के ये जो पास्ट डेकेड गया है, इसको अगर हम कंपैरिजन करें 1850 से 1900 के बीच में, तो जो टेम्परेचर है 1.09 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। और हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ये टारगेट लिया था कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो इस टारगेट को हम जल्द ही तोड़ देंगे, मतलब ब्रीच हो जाएगा ये जो टारगेट है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक मेजर इशू बन करके आएगा। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज का भी अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग इफेक्ट गिरेगा। जिसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का जो रैंक
पब्लिश हुआ है, इंडेक्स पब्लिश हुआ है, उसमें इंडिया को 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री के रूप में मतलब रैंक दी गई है कि वेदर एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये प्लेस टू प्लेसेस जो हैं ये जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो डिफरेंस करेंगे, चेंज होंगे। अब इसके लिए इंडिया क्या कर सकता है? अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ टारगेट नहीं डिसाइड किए। सबसे पहले तो इंडिया ने जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसी समय इंडिया ने अपने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे। इसके अलावा इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, पहले इंडिया ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अपने टारगेट डिसाइड किए थे, लेकिन अब इंडिया ने 2030 तक 450 गीगावाट इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी अचीव कर लेगा। मतलब इतना जो टारगेट है वो धीरे धीरे इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंक्रीज हो रहा है। आगे इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनके बारे में बोला गया है कि अगर इंडिया इस तरीके की अप्रोच को अपनाए तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमने टारगेट्स लिए हैं उनको हम इजीली अचीव कर पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टू स्ट्रेंथन अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस इंडिया कैन डू द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें इंडिया कर सकता है। सबसे पहले इंडिया को क्या करना चाहिए? इट कैन बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज विद हाई क्वालिटी मीटेरोलॉजिकल डाटा। इंडिया के पास में क्लियर डाटा होने चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम हैं उनको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो भी फॉरकास्टिंग होती है उनको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि जो भी क्राइसिस आए उसको हम बेहतरीन तरीके से क्या कर सकें, टैकल कर सकें। जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको दोबारा से एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है और ये जो भी रिस्क असेसमेंट है उनकी इजीली सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है वो इंडिया को अचीव हो पाए। सबसे पहले दूसरा जो काम है वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम मीन्स it is necessary to develop well functioning markets for environmentally friendly products and disseminate them to the desired behavioral change। मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके के बनाए जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो और ज़्यादा हम बढ़ाएं, अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज़ में बढ़ाएं या फिर इनोवेटिव क्लाइमेट जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करने में भी हम ये काम कर सकते हैं। और किन किन एरिया में? एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब एरिया में हम प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क बाय ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद साइंटिफिक एविडेंस एंड एनकरेज। मतलब साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी इंक्लूजन होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन मींस जो लोकल पर्सन्स हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि आपको, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सिर्फ पोल्यूशन से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जब तक पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होंगी तब तक गवर्नमेंट इसमें कुछ भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स हैं, टू क्रिएट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स, डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी एंड एनहेंस द एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। 6 नंबर पे है फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म मस्ट बी डेवलप्ड फॉर मिड कोर्स करेक्शन पीरियोडिक फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज इज क्रूशियल टू सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड माइक्रो लेवल sensitivities, plan resource allocation and design responses to serve at different levels of intensifies of climate hazards। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर लेवल पर माइक्रो जो लेवल है मतलब बेसिक लेवल से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, ना सिर्फ जो पीपल हैं उनका इंक्लूजन हो, जो स्टेट हैं हर तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इश्यू में इंक्लूजन जब उसका होगा तभी जा करके एक सीरियस और एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सबसे पहले G20 ग्रुप के बारे में है। G20 ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग होगी अफगानिस्तान को लेकर के और इस बार जो इनकी
जो भी होस्ट है वो इटली कंट्री रहेगी। G20 कंट्री में जो भी मीटिंग होगी वर्चुअल मीटिंग, उसमें हमारे इंडिया के जो पीएम है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और आज ये मीटिंग होने वाली है। इसमें डिस्कशन किया जाएगा कि अफगानिस्तान को किस तरीके से हम मेन स्ट्रीम कंट्री के रूप में डेवलप कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो तालिबान जो है उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट निकाले हैं उस आर्टिकल से ये लगता है, उस चीज़ों से ये लगता है जैसे कि तालिबान ने वीमेंस राइट्स को लेकर के जो डिनायल अपनाया है, इस चीज़ को ये लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तालिबान को लेकर के जो कंट्रीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि उनको जल्दी से अप्रूवल दिया जाए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में, तो वो सारी चीज़ें हैं वो टेररिज्म को इंक्रीज़ करने में कोशिश करेंगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्रिएट करेगा। एक तरीके से अगर आप लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज कर देते हो, लेकिन वो जो भी बेसिक्स हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स को लेकर के या जो भी और चीज़ें जो हैं, जो बेसिक फाउंडेशन है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, वो रूल्स और रेगुलेशंस को अगर नहीं मानते हैं तो उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करना एक बहुत ही गलत चीज़ साबित होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो ह्यूमन्स हैं उनको तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है ना, उनको तो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको तो सॉल्व करने की आवश्यकता है। जो सभी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर के डिस्कस करें कि किस तरीके के वहाँ के जो लोग हैं, किस तरीके के वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ में ऐसे बिहेवियर करें कि उनके जो भी नेचुरल राइट्स हैं वो सब कुछ सेव हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी COP26 की ग्लासगो में मीटिंग होगी और उसी को लेकर के जो यूके है वो सभी कंट्रीज़ के साथ में अपडेट मांग रहा है कि अभी आपने जो क्लाइमेट गोल्स डिसाइड किए थे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, उन सारे टारगेट्स को आपने कैसे अचीव किया, क्या क्या उसमें आपने अपडेशन की है, किस तरीके से आपने उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की, कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाई और कितने इन टारगेट्स को आप अचीव कर सके हो। तो इंडिया से भी अपडेट मांगी गई है। इंडिया ने अगर हम बात करें तो अगर इंडिया ने नेशनल डिटरमाइंड जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड किए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद में, जिसमें इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि 2030 तक हम हमारा जो एमिशन है वो 2005 से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी उसको कम कर देंगे। इसके अलावा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया ने देखो रिन्यूएबल एनर्जी में तो इंडिया ने पहले 175 गीगावाट का टारगेट लिया था, अब 450 गीगावाट का इंडिया ने टारगेट ले लिया है। और तो ये चाहते हैं, ये जो भी कंट्रीज है वो चाहते हैं कि हर जो कंट्री है एक तो अपना नेट जीरो एमिशन ईयर डिक्लेयर करे कि इस साल तक हम अपना नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। तो इसकी को लेकर के ये आर्टिकल है कि कौन कौन से कंट्रीज ने नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उनको अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, इस आर्टिकल में डिसाइड बताया गया है कि आरटीआई एक्ट जो आया था 2005 में, आरटीआई एक्ट आया था और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया था कि हमारी गवर्नमेंट के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो लोग हैं उनको पता चले कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें बहुत सारी ऐसी पिटिशंस हैं जो लगभग बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही हैं। तो इनको लेकर के कोशिश की जानी चाहिए कि अगर ट्रांसपेरेंसी को हमें मेंटेन करना है कि तो टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आरटीआई पिटीशन आती है उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनके जो भी सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं वो टाइम पर ही प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को लेकर के बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के। ट्राइब्यूनल क्या होता है? वैसे हमारे इंडिया में जुडिशरी थी, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे एनवायरनमेंट को स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आपको किसी स्पेशल, ऐसे नहीं है कि किसी भगवान की जरूरत है, किसी दूत की जरूरत है। जब तक एनजीटी खुद जाकर के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो जो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष दूत आएगा और वो जो सारी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको सेव कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ट्यूनीशिया को लेकर के है। ट्यूनीशिया जो कंट्री है उसमें नई गवर्नमेंट बन गई है। वहाँ की जो प्रेसिडेंट है ट्यूनीशिया प्रेसिडेंसी नज़ला बोउडेन, ये जो नई वहाँ की प्रेसिडेंट बनी है। और इसके अलावा वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है उसमें वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ईरान और रशिया के रिलेशन को लेकर के है। ईरान का जो इंक्लेशन है वो रशिया की तरफ और चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि जल्द ही रशिया के साथ में पार्टनरशिप, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके लिए तैयार हैं और जल्द ही इस एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।